नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत सरकार के अंगों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। व्यवस्थापिका के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कार्यपालिका का क्या अर्थ है, उसके क्या प्रकार है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कार्यपालिका के क्या कार्य है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड ये अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में उन्होंने बताया है कि कार्यपालिका बहुआयामी कार्य करती है और बहुआयामी कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका के जो प्रशासनिक कार्य है, कार्यपालिका के वैदेशिक संबंधों संबंधी कार्य है, कार्यपालिका के सैनिक कार्य है, इन सब के बारे में हम अध्ययन पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। कार्यपालिका के जो अन्य कार्य है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका के अन्य कार्यों के बारे में नेक्स्ट कार्य विधायी कार्य। विधायी कार्य व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, संसद संबंधी, विधान संबंधी कार्य, कानून बनाने संबंधी कार्य क्या कार्यपालिका करती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका इस संबंध में कुछ कार्य विधान से संबंधित कार्य भी करती है। चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था है, चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, विधान संबंधी कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत विधायी कार्यों में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विधायी कार्यों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और साथ ही विधायी क्षेत्र के अंतर्गत भी उनको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी विधायी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो विधायी क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो संसद का सत्र बुलाना, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका ही संसद का सत्र बुलाती है और उसको स्थगित करती है। तो विधायी क्षेत्र के अंतर्गत संसद के द्वारा जो कानून निर्माण की विधायी प्रक्रिया जो की जाती है, उसके अंतर्गत संसद के सत्र बुलाना। हालांकि हर देश के परिस्थितियों के अनुसार संसद का सत्र कितने टाइम पर चलता है, जैसे भारत के अंतर्गत 3 सत्र संसद के होते हैं। तो संसद का सत्र बुलाना और उसे स्थगित करना, सत्रावसान करना, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका करती है। संसद का नेतृत्व करना, संसद का नेतृत्व करने की जो शक्ति है वो भी कार्यपालिका के पास है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो जो लोकसभा है उसके बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यानी कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका प्रधानमंत्री ही संसद का नेतृत्व करता है। उसी के कह सकते हैं कि उसी के निर्णय के अनुसार, नेतृत्व के अनुसार ये रहता है कि संसद में कौन से विधेयक प्रस्तावित करने हैं, पारित करने हैं, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो अधिकतर 80 से 90% विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो संसद का नेतृत्व करना, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी कार्यपालिका संसद को संदेश भेजकर भी विधान प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये कार्यपालिका को अधिकार होता है कि वो लोकसभा को या लोकप्रिय सदन को भंग कर सके। कार्यपालिका के प्रधान को कहकर, जैसे भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को भंग करवा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत निषेधाधिकार, चाहे संसदात्मक व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति प्रदान नहीं करे। निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा ही स्वीकृत होने पर कोई विधेयक बनता है, कानून बनता है। अमेरिका के अंतर्गत जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। राष्ट्रपति निषेधाधिकार का, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी जैसे भारत में ये है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही कोई विधेयक कानून का रूप ले सकता है। तो दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करना,
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है उस समय कानूनों की आवश्यकता होती है, तो कार्यपालिका को ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अध्यादेश की स्थिति कानूनों के समान ही प्रभावी होती है और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जब संसद का सत्र हो तब देश की परिस्थितियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार जो उसके नियम है उसके अनुसार संसद के द्वारा स्वीकृत हो या नहीं हो उस देश की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति कार्यपालिका को प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्थापन। विधायी क्षेत्र के अंतर्गत चूंकि कार्यपालिका के पास अपने विभाग होते हैं, कार्यपालिका नीति योजना बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका या संसद की जो स्थिति है वो थोड़ी कम होती है। इसलिए कानून की मोटी रूपरेखा बनाकर कानून बनाने का जो कार्य है प्रदान कर देती है कार्यपालिका को, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो इस संबंध में कानून के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना, सूचनाएं जारी करना, आंकड़े एकत्रित करना, ये सब कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। व्यवस्थापिका कानून की मोटी रूपरेखा बनाती है और कार्यपालिका उसे मूर्त रूप प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य अगर सारांश के अंतर्गत हम कहें तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका कानूनों को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। जो कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों को मूर्त रूप देने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत वित्तीय कार्य। वैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये आवश्यक है कि सरकार के द्वारा जो भी आय हो या जो भी व्यय किया जाए उसके ऊपर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण होना आवश्यक है और इसी के कारण ये कहा जाता है प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। यानी कि कार्यपालिका सैद्धांतिक रूप में यदि देखा जाए तो कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका की स्वीकृति के कोई भी आय या व्यय संबंधी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन वास्तविक रूप में चूंकि कार्यपालिका का बहुमत संसद के अंतर्गत होता है, इसलिए बजट को स्वीकार करने का कार्य तो संसद के द्वारा होता है, लेकिन कार्यपालिका बजट का प्रारूप तैयार करती है। बजट जो अगले वर्ष क्या आय होगी, कितना व्यय होगा, वो आय व्यय का अनुमानित आंकड़ा कार्यपालिका के द्वारा ही संसद के अंतर्गत रखा जाता है। तो बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा होता है। आय के साधन कौन से होंगे ये भी कार्यपालिका ही निश्चित करती है। व्यय किन पर होगा, किन साधनों पर व्यय होगा, कितना व्यय शिक्षा पर, कितना स्वास्थ्य पर, कितना सेना पर, कितना अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर व्यय किया जाएगा, ये सभी आंकड़े, ये सभी व्यवस्थाएं कार्यपालिका के द्वारा ही तय की जाती है और इसका मोटा मोटा आंकलन वो व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि व्यवस्थापिका में उनका बहुमत है तो बजट उसी रूप में पारित हो जाता है जैसा कार्यपालिका चाहती है। तो आय के साधन, व्यय कहाँ होगा, ये सब देखना कार्यपालिका का कार्य है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था करना, टैक्स लगाकर अन्य साधनों के द्वारा कोष की व्यवस्था करने का जो कार्य है वो भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत न्याय संबंधी कार्य। कार्यपालिका के द्वारा न्याय संबंधी कार्य भी किया जाता है। देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की स्थापना करना और उसके लिए सभी नागरिकों को न्याय की प्राप्ति हो, ये सुनिश्चित करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। इसके अंतर्गत न्याय कार्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो न्यायाधीशों की अधिकतर देशों में चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, अधिकतर देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के द्वारा
किया जाता है। भारत के अंतर्गत भी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसकी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य। नेक्स्ट इसके अंतर्गत निरीक्षण संबंधी कार्य। कई बार किन्हीं विभागों के अंतर्गत, किन्हीं आयोगों के अंतर्गत किन्हीं प्रकार की अव्यवस्थाओं की स्थिति होती है। उन अव्यवस्थाओं के लिए अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करना, जांच कार्य करना, ये सभी कार्यपालिका के कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत कार्यपालिका को क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त होता है। कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं, कार्यपालिका प्रधान जो है, उसे वो क्षमा कर सकता है, किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है या इसके दंड को परिवर्तित भी कर सकता है। इसके अंतर्गत सर्व क्षमा का भी प्रावधान होता है, यानी कि एक जैसे अपराध के लिए वो साथ में ही क्षमा कर सकता है। तो इसके अंतर्गत ये नियम लागू किया गया कि न्याय के अंतर्गत दया का पुट होना चाहिए और इसी दया के पुट को लागू करने के लिए कार्यपालिका को क्षमादान संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक कार्य। किन्हीं विभागों के अंतर्गत या किन्हीं देशों के अंतर्गत कई ऐसे विभाग होते हैं जिनको अवमानना करने पर जुर्माने की, आर्थिक दंड की व्यवस्था होती है और इसके अलावा अन्य दंड की भी व्यवस्था होती है, जिसके कारण से ये माना जाता है कि कार्यपालिका को अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त है। अर्ध न्यायिक अधिकारों के अंतर्गत ही हेवर्ट ने ये कहा है, कार्यपालिका के अर्ध न्यायिक कार्यों को देखकर हेवर्ट ये कहते हैं कि ये नवीन निरंकुशता की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत विविध कार्य। इन सभी कार्यों के अलावा विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, न्याय संबंधी कार्य के अलावा अन्य विविध प्रकार के कार्य भी करती है, जैसे उपाधियां प्रदान करना, सम्मान प्रदान करना। ये भी कार्यपालिका प्रधान के द्वारा किया जाता है। अपनी जो सेवाएं दी जाती है सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसके फलस्वरूप पेंशन प्रदान करना। अन्य देशों के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करना। हालांकि इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन नागरिकता प्रदान करने का अंतिम जो उत्तरदायित्व है वो कार्यपालिका का होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोजन करना। राष्ट्रीय आयोजन राष्ट्रीय उत्सव के संदर्भ में, जैसे 26 भारत में देखें तो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, इस तरह के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उत्सव होते हैं या अन्य राज्यों के भी उत्सव उस राज्य में स्थापित होते हैं, आयोजित किए जाते हैं। तो ये सब कार्यवाही करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इन सब के अलावा कार्यपालिका को संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त होती है, संकटकालीन कार्य भी प्राप्त होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत यदि हम देखें तो अनुच्छेद 352, 356, 360, 352, 356, 360 के संदर्भ में कार्यपालिका को आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्यपालिका को, जैसे राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, वैसे ही अन्य देशों के अंतर्गत भी आपात स्थिति से बचने के लिए, जैसे आपात स्थिति बाहरी आक्रमण की स्थिति हो सकती है, देश की सुरक्षा की स्थिति हो सकती है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो इन स्थितियों का निपटारा करने के लिए कार्यपालिका को विशेष शक्तियां प्रदान कर दी जाती है, ताकि कार्यपालिका का प्रधान या कार्यपालिका अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन संकटकालीन स्थितियों का मुकाबला कर सके और देश को इस संकट से उबार सके। आर्थिक संकट के लिए भी कार्यपालिका को विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं, जैसे देश के अंतर्गत कोई मुद्रा का संकट उपस्थित हो गया या अन्य कोई वित्तीय संकट उपस्थित हो गया, तो उन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए
कार्यपालिका के प्रधान को ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो आर्थिक स्थिति का, आर्थिक संकट का मुकाबला कर सके। तो कार्यपालिका के ये विभिन्न प्रकार के कार्य हमने देखे। वर्तमान समय यदि हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य के कारण कार्यपालिका के जो कार्य है वो निरंतर बढ़ रहे हैं और कार्यपालिका की शक्तियों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण से कार्यपालिका की शक्तियां और उसके कार्य, जैसे हमने देखे भी है, विविध प्रकार के कार्य करती है, तो ऐसी क्या कारण है जिसके कारण से कार्यपालिका की शक्तियां और उसकी कार्यों में वृद्धि हो रही है, वो नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।